Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 23717106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm Rangabashyam and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रंगा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां रोज की तरह हम देश और दुनिया से ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले STD कोड 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित है म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं S रंगाबाश्यम। Thank you, Sonu. Let's take a look at the top stories. Foreign investors pump in a massive 35,000 crore rupees into the Indian capital market in the first 2 weeks of November. And Labour Ministry notifies draft rules under Code on Social Security, seeks suggestions in 45 days. विदेशी निवेशकों ने अभी तक नवंबर के दौरान भारतीय पूंजी बाजारों में 35,000 करोड़ रुपए की भारी राशि का निवेश किया है और श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा से संबंधित संहिता के तहत प्रारूप नियमों को अधिसूचित कर दिया है। 45 दिनों के अंदर सुझाव मांगे हैं। आज की पहली खबर बहुत ही उत्साहजनक खबर है। विदेशी निवेशकों ने अभी तक नवंबर में भारतीय पूंजी बाजारों में 35,100 करोड़ रुपए से अधिक राशि डाली है। ये निवेश उत्साहजनक कंपनी परिणामों और सरकार द्वारा सुधारों से जुड़े उपायों की घोषणा के बल पर आया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI ने 2 नवंबर से 13 नवंबर की अवधि के दौरान इक्विटी बाजार में 29,436 करोड़ रुपए का निवेश किया और ऋण बाजार की श्रेणी में 5,673 करोड़ रुपए का निवेश किया। भारतीय पूंजी बाजार में नवंबर के दौरान अब तक कुल शुद्ध विदेशी निवेश 35,109 करोड़ रुपए रहा। पिछले महीने FPI ने पूंजी बाजारों में 22,033 करोड़ रुपए की कुल राशि डाली थी। क्या कहेंगे आप धीरेन्द्र, ये जो विदेशी निवेशकों द्वारा इतना बड़ी राशि नवंबर में अभी तो आधा ही महीना हुआ है, इतनी बड़ी राशि जो निवेश की गई है, क्या आपको लगता है इस भरोसे के पीछे क्या कारण है? नहीं, इसका हमें कोई खास माने नहीं निकालना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि भारत एक अकेला बाजार है जहाँ पे लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाएगा। बाकी बाजारों के बारे में भी ये सोचा जा रहा है भले ही वहाँ पे इतनी स्थिति खराब नहीं हो, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी रिस्टोर होने में शायद समय लगे। भारत में अभी भी ये जो वृद्धि दर है वो पॉजिटिव है और बड़ा रफ्तार आने की उम्मीद है, तो शायद यही कारण है। Right, let's start taking phone calls. And joining us first this evening is Madan from Delhi. Good evening, Madan, and welcome to Market Mantra. Market Mantra की टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार। Go ahead, put your question. My question is that I am having SIP of rupees 4,000
in ICI Prudential Equity and Debt Fund. Okay. And the second is HDFC Mid Cap Opportunity Fund, 4,000 per month. I am a retired person and can spare the money for a long time. So I just wanted to know whether these investments are okay or should I go for a change? Yeah, I think the Prudential Equity and Debt Fund is happens to be an aggressive hybrid fund. It's which means that it can invest 3/4 of your money or at least 2/3 of your money in equity, rest in fixed income. So this is a good choice for somebody who will not have an appetite for big ups and downs. But still, it was not able to, or most funds are unable to withstand the March carnage, so to say. But I would say that, despite that, it provides you relatively greater stability. I don't know about, HDFC Mid-Cap Opportunity Fund, because that is a fund which is unsuited for you. That's an excellent mid-cap fund, but not a fund which will fulfill your needs. और अब पुणे से हमारे अगले कॉलर है सिद्धार्थ नमस्कार, सवाल पूछिए। जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मुझे सर से ये पूछना है कि पारंपरिक फंड के बारे में थोड़ा बताइए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए कैसा रहेगा वो, और क्या उसमें टैक्स एडवांटेज मिलता है? पारंपरिक का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, उसका नाम ही लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है और वो हर तरीके के, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें करीब 30% पैसा विदेशी बाजार में या विदेशी स्टॉक्स में लगा हुआ है और डोमिनेंटली ये इंडियन फंड है। इस फंड में, लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में पैसा लगाने से आपको टैक्स की बचत नहीं होगी। लेकिन इसी फंड का एक दूसरा वर्जन है जिसमें विदेशी बाजार में पैसा नहीं लगता है और वो टैक्स सेविंग फंड है। वो डेजिग्नेटेड 80 फीस वाला फंड है जिसमें कि आपका पैसा भारतीय बाजार में लगेगा और 3 साल का लॉक इन पीरियड उस निवेश पे लागू लगेगा। 3 साल तक अपना पैसा नहीं निकाल सकते, जो कि हर एक टैक्स सेविंग फंड पे ये लागू होता है। तो टैक्स सेविंग के लिए उस फंड में लगाएं, ना कि लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में। और लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक शानदार फंड साबित हुआ है। Now let's go across down south to Chennai, from where we have Vijay Kumar joining us on the program. Good evening and welcome to Market Mantra. Yeah, good evening, Market Mantra team, and good evening to Mr. Devendra. My question will be in 2 parts very quickly. The first is, of course, relating to the major headline story that was read out and partly reacted to by Mr. Devendra. This 35,000 crore rupee from FPI is a good news, but will the trend continue into the next couple of days post this festive season? Point number 1. And secondly, yesterday we had the Muhurat trading, and normally the next day in the media, particularly in the internet and newspapers, the NAV will be reflected. Probably due to holiday, including value research, it has not been reflected. So my question is whether tomorrow's market will open with the Muhurat trading, or is it just a formal thing and tomorrow's opening will be different? That's point number 1. And will the NAV be reflected tomorrow? The positive signs that we saw yesterday. 2-part question, sir. Please answer. Thank you. I'll take the second part, which is basically very technical. Muhurat trading is ceremonial thing, and it will not translate into calculation of NAV. It has not happened in the past. So for tomorrow's trade, it may be a reference, but that's about it. It's more of a ceremonial thing. और पहला क्वेश्चन इनका एफपीआई को लेकर था कि ट्रेंड क्या कंटिन्यू करेगा? About your first question, one has to look at, there are 2 parts to it. One is that there is the news which was referred to, you are referring to. It also has a debt component. So fixed income investment in Indian market is a completely different story altogether. Equity is a long-term story in terms of, investors choosing India as a destination compared to others. And there I would say that, if you look at the kind of flows that we have seen from foreign institutional investors, it has been pretty erratic. And the stability of the Indian market in the last 3 years is entirely contributed by the domestic mutual fund, and they are able to counterbalance the kind of exodus. I have of late found that, FII have been very erratic, or, you can't really bank on these flows. And sometimes it could be entirely for an unknown reason, or a reason which you can't decode because there is something happening in their life in some other market, or change preferences
which can drive exodus from India. अगली कॉलर है दिल्ली से अरुण मल्होत्रा। अरुण जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछे। Namaskar. My simple question is, how secure and reliable is the CDSL data management? Anyone can access it if I know the PAN number. And how secure is the eCash? These are some intruding questions. No, sir, sorry, I would like to understand your first question once again. How secure and reliable is the CDSL data management? Which data? Sorry, I didn't get. CDSL. Okay. The depository. Yeah. I would say that, there is the official thing, there are two depositories and it is considered to be a systemic, very important entity, NSDL and CDSL. So there is absolutely no doubt, and most of the data that they reveal, which is aggregate of investor flows and things like that, there is no reason for it to be different from, I don't see a reason why it should be factually incorrect. Right. Let's take our next caller. We are joined by A.K. Jain from Delhi. Good evening, Mr. Jain, and welcome to Market Mantra. नमस्कार जी, नमस्कार। सवाल पूछिए। वीरेंद्र जी से मेरा प्रश्न है कि मैं 2015 से HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और निबॉन इंडिया हाइब्रिड इक्विटी फंड में SIP से निवेश करता आ रहा हूं, पर इन दोनों फंड्स का प्रदर्शन बहुत खराब हो गया है। कृपया ये बताएं कि मुझे अब इनसे निकल जाना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए। HDFC फंड से सबका सब्र टूट रहा है और मुझे लगता है कि ये अब काफी लंबा खींच गया। मुझे लग रहा था कि कभी ना कभी ये टर्न अराउंड होगा, लेकिन सब्र का बांध टूट रहा है इस फंड में। और रिलायंस की भी स्थिति कुछ वैसी ही है। और जब तक एक तिहाई इनका ऐसा पोर्टफोलियो है जहां पे इनका कन्विक्शन दिखता है और वहां पे बड़ी बदहाली दिखी है, जिस वजह से इनका रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस रहा है, तो मुझे लगता है कि कभी अच्छा करेगा, लेकिन कम से कम एक में से पैसा तो जरूर निकाल दीजिए। Well, listeners, you are tuned in to our phone-in edition of Market Mantra. And as you know, this is an interactive program where we involve you. You can call up and talk to our expert. Our expert today, as always on Sundays, Dhirendra Kumar, who is a mutual fund expert, and you can put queries and questions related to mutual funds and other related issues. And time now for a quick commercial break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया, छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome back, listeners, and you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra. And as always, we are discussing mutual funds and related issues. If you have any queries, questions or doubts, you can call up and talk to our expert Dhirendra Kumar. Our phone number, once again, to remind our listeners who are just tuned in and joined the program, 2331 4444 2371 7106, and our third line is 23717 If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. इस बीच हमारे साथ अनिल खरबंदा जुड़ गए हैं दिल्ली से। अनिल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। धन्यवाद सोनू जी। मैं डॉक्टर अनिल किशोर खरबंदा बोल रहा हूँ न्यू दिल्ली से। हाँ जी। मैं टोटली विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट है आपके प्रोग्राम में। काफी ये मेरी आईसाइट की तरह है ये प्रोग्राम। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, आप सबकी एंकरिंग बहुत अच्छा है। औरंगा भाषम जी, आपको भी नमस्कार, धीरेन्द्र जी को भी नमस्कार। नमस्कार। Yeah, go ahead, please put your question. I want to ask you that so far as the FD is concerned, I mean, my question is related to the investment theory, I mean, the theory concerning the fundamentals जो होते हैं जैसे। तो अगर कोई FD में करता है, जैसे ये लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स या डेट फंड्स वगैरह में, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, स्पेशली इन द फिक्स्ड डिपॉजिट, हाउ डज सपोज दैट 5-year पीरियड ऑफ और जो या 10-year पीरियड है ऑन द कैनवास, तो उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में अगर वैल्यू ऑफ मनी जैसे नीचे गिरती है अक्सर, in that eventuality, how does the FD and the other such instruments neutralize? मतलब ये neutralize कैसे करता है उस loss को?
नहीं, अगर महंगाई बढ़ती है तो फिक्स डिपॉजिट का रेट आमतौर पर बढ़ता है, और सेंट्रल बैंक के बढ़ाने का कारण ये होता है कि सरकार की या सेंट्रल बैंक की ये नजरिया होता है कि निवेशकों का पैसा कम नहीं हो। अगर आपको महंगाई दर से अगर कम रिटर्न मिलेगा तो एक तरह से आपका पैसा कम हो रहा है। आज का 100 रुपया कल के 100 रुपये, एक साल के बाद के 100 रुपये से एक साल के बाद का 100 रुपया आप इस वैल्यू से काफी कम होगा, और कम से कम इतना ब्याज दर होना चाहिए ताकि महंगाई दर को मैच कर पाए, नहीं तो आपका पैसा कम होगा। और म्यूचुअल फंड में ये एक अलग तरीके से काम करते हैं। जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको बैंक बोलता है कि आपको 5% रिटर्न मिलेगा एक साल के ड्यूरेशन पे, या 5.5% आज स्टेट बैंक में सीनियर सिटीजन को मिलता है, और अलग अलग पीरियोडिसिटी के लिए, अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करता है। आमतौर पर प्रिंसिपल ये होता है कि जितने दिन आपका पैसा लॉक इन रहेगा, जितना लंबी अवधि होगी उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा, ताकि लोग निश्चिंतता से उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। म्यूचुअल फंड में दूसरे तरीके से काम करता है, यहाँ पे उल्टा असर देखा जाता है। अगर ब्याज दर बढ़ती तो म्यूचुअल फंड का वैल्यू कम होता है, और ये एक बार तो होता ही है, क्योंकि पुराने जो बॉन्ड है जिसमें म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है उनका दाम कम होता है, क्योंकि आज जो मिलने वाला बॉन्ड है, आज जो नया बॉन्ड मिलेगा उससे ब्याज दरें ज्यादा होंगी, तो पुराने बॉन्ड इसलिए सस्ते हो जाते हैं, इसलिए उनका दबाव गिरता है। जब ब्याज दरें घटती हैं, जैसा अभी मार्च के बाद आरबीआई ने 2-3 बार सक्सेसिव रेट कट देखा गया, तो यहाँ पे ब्याज दरें घटी, और उस वजह से आप देख रहे होंगे कि बॉन्ड फंड में भारी रिटर्न मिला है, बल्कि गिल्ड फंड में डबल डिजिट रिटर्न हो गया था अप्रैल के महीने में, जब पूरे बाजार में हाहाकार मचा हुआ था। तो अभी भी एक साल का रिटर्न गिल्ड फंड पे 11-12% के बीच में है। तो म्यूचुअल फंड में ये ऐसे काम करता है, और अगर इसको एक लंबे पीरियड में देखें तो ये जो ब्याज दरें हैं उसमें से खर्चा काट करके और बॉन्ड पे करीब उतना ही रिटर्न बैठता है। Right. Let's take our next caller. We have Ashok Kumar joining us from Modi Nagar. Good evening and welcome to the program. नमस्कार जी, आप सबको दिवाली मुबारक हो। Thank you so much and same to you. मेरा सवाल ये है कि ये म्यूचुअल फंड में इस वक्त लार्ज कैप या मीडियम कैप में बेस्ट कौन सा है, और दूसरा अमेरिका इलेक्शन के बाद अब आईटी सेक्टर का फ्यूचर क्या है, बस ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, मेरी सलाह होगी कि ये लार्ज और मिड कैप के बजाय, जिस वजह से आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, अब 2 कैटेगरी है आपके पास चुनने के लिए, एक मल्टी कैप फंड जो पुराना मल्टी कैप होता था, और एक नया कैटेगरी क्रिएट हो जाएगा फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें से चुने ताकि लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप पे आपका फोकस न रहे, क्योंकि क्या अच्छा करेगा ये किसी को नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। और आज अगर आप इंडियन आईटी सेक्टर को देखें तो यहाँ पे अभी भी सारी स्थिति खराब होने के बावजूद बहुत सारे हमारे मेन स्ट्रीम कंपनी में अभी भी 18 से 20% की वृद्धि दर देखी गई है, और खासकर अर्निंग्स में। भले उनका कारोबार उस रफ्तार से नहीं बढ़ा हो, लेकिन उनके अपनी इफिशियंसी के बारे में या इफिशियंसी इंप्रूव करने की वजह से उनकी अर्निंग्स बढ़ी है, जिस वजह से वहां पे हमें भारी रिटर्न दिखता है। अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनीज का, अगर टेक्नोलॉजी फंड का आप रिटर्न देखें तो पिछले 1 साल में फार्मा तो समझ में आता है कि उसकी कई सालों से बदहाली हो रही थी, पर ये सेक्टर फंड 42% बढ़े हैं 1 साल में। पिछले 3 महीने में यहाँ पे भारी वृद्धि देखी गई है, करीब 17-18%। और 5-10 साल का भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ये डबल डिजिट रिटर्न है। 10 साल का रिटर्न इस पर करीब 14% है, जो कि हमारे लार्ज और मिड कैप है। और मुझे लगता है कि अभी भी इंडियन आईटी वैसा नहीं है जैसा 5 साल पहले था, 10 साल पहले था, लेकिन अभी भी इसमें काफी स्टीम बचा हुआ है, अभी भी इसमें काफी दम है। So, यूएस इलेक्शन से ये तेजी बरकरार रहेगी? ये गैस करना बड़ा मुश्किल है, और मुझे नहीं लगता है कि उसको देख करके, चूंकि आपका जोर चलता नहीं है इस पे, तो ज्यादा ध्यान क्यों नहीं कि क्या कितना प्रॉमिस है, क्योंकि ये जो बेसिक जो इसका प्रीमाइस है कि जो कॉस्ट का आर्बिट्राज है, जिस तरह से ये रिमोटली काम करने का जो ये ओरिएंटेशन है, ये तो मुझे लगता है और प्रोमिनेंट हो रहा है। उसके अलावा कंपनियां अपना स्वरूप बदल रही है, तो इसमें कुछ विनर्स होंगे, कुछ लूजर्स होंगे, पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भारी स्केल डाउन होने वाला है। आइए अब चलते हैं ग्वालियर, जहां से मोहन है हमारे साथ। आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
मार्केट मंत्रा टीम को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। वीरेंद्र सर से मेरा सवाल है, मेरे पास HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। मैं लास्ट 3 ईयर से उसमें इन्वेस्टेड हूँ, जो कि मुझे अभी 11.5% CAGR दे रहा है। तो क्या मुझे अभी मेरा सिप खत्म हो जा रहा है दिसंबर महीने में, तो मुझे क्या नया सिप फिर से उसे एक्सटेंड कर लेना चाहिए या मुझे कोई दूसरा फंड स्विच करना चाहिए? थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए सर। धन्यवाद सर। हाँ सर। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें अपना निवेश अगर इस उतार चढ़ाव से अगर आपको दिक्कत नहीं हो रहा है तो अपना निवेश जारी रखिए। और अभी तक का रिटर्न आपका अच्छा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी, हालांकि कुछ कंस्ट्रेंट है इस फंड में, ये बहुत बड़ा फंड हो गया है अपनी कैटेगरी का, ये 21,000 का 22,000 करोड़ का फंड हो गया है और एक मिड कैप फंड के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि मिड कैप फंड छोटी मिड साइज कंपनी में पैसा लगाएगा और इतना बड़ा फंड कोई खास चीज में पैसा लगाता है तो उसका असर फंड पे बड़ा कम होगा। तो कुछ विकल्प आपको जरूर और देखना चाहिए, लेकिन इस फंड में भी पैसा लगाया जा सकता है और इसका जो रिटर्न है उससे वो अब किसी भी तरह से इसको मीडियोकर रिटर्न नहीं कहा जाएगा इस एडवर्सिटी के बावजूद। Right. We have Anil joining us from Ghaziabad, but before we take his call, let's take a look at some news item. Labour Ministry has notified draft rules under the Code on Social Security 2020. The draft rule provides for operationalization of provisions in the Code on Social Security 2020 relating to Employees Provident Fund, Employees State Insurance Corporation, gratuity, maternity benefit, Social Security and cess in respect of building and other construction workers, Social Security for unorganized workers, gig workers and platform workers. The ministry has invited objections and suggestions from the stakeholders. It said such objections and suggestions are required to be submitted within a period of 45 days from the date of notification of the draft rules. The draft rules also provide for Aadhaar-based registration, including self-registration by unorganized workers, gig workers and platform workers on the portal of the central government. Provision has also been made in the rules regarding gratuity to an employee who is on a fixed term employment. And now we would request Anil to put in his question. Hello. Yes, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening. मेरे पास HDFC मिड कैप एंड HDFC इक्विटी एंड HDFC प्रूडेंस एंड HDFC लो ड्यूरेशन फंड्स थे, जो मैंने 15 मार्च के आसपास अपना इनिशियल अमाउंट निकाल लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 15% प्रॉफिट पे था और सम स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग माई SIP एंड एट प्रेजेंट मेरा HDFC मिड कैप मुझे अराउंड 11% फिर दे रहा है। 2,22,000 इन्वेस्टेड है, 250 है और HDFC इक्विटी में लेकिन 1,08,000 और 1,13,000 अमाउंट है। तो सर मुझे HDFC मिड कैप में, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और जो मैंने अमाउंट विड्रॉ किया था वो मैंने 1 अप्रैल में TPS में डाल दिया था, तो HDFC इक्विटी से विड्रॉ करना चाहिए या मुझे इनमें बना रहना चाहिए HDFC मिड कैप? और उसमें अगर मैं सब निकलता हूँ तो मुझे मोतीलाल ओसवाल 35 फंड जो है इसका नाम, उसमें जाना चाहिए या इन्हीं में बना रहना चाहिए, इक्विटी फंड से मुझे निकलना चाहिए? थैंक यू। Yes, Dhirendra. A lot of callers talking about HDFC mid cap opportunities. पिछले सवाल के संदर्भ में मैं आपको बता रहा था कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी के साथ का रिटर्न अच्छा हो एब्सोल्यूट टर्म्स में, पर दूसरे मिड कैप फंड का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर हो सकता है। और दूसरा कि ये फंड काफी बड़ा हो गया और एक मिड कैप फंड के लिए बहुत बड़ा हो जाने के बाद अपने परफॉर्मेंस को सस्टेन करना उसके लिए मुश्किल होता है। और आपके पास इतने सारे सवाल हैं, मुझे लगता है कि आपको किसी सलाहकार के साथ बैठ करके ये डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि आपको 2-3 फंड, और आमतौर पे मैं आपको जनरल व्यूज यहाँ पे दे सकता हूँ कि HDFC के इक्विटी फंड का प्रदर्शन पिछले 2-3 साल में बहुत बुरा रहा है। बहुत सारे फंड में निवेशकों का बड़ा उनके फंड के लंबे समय के प्रदर्शन की वजह से बहुत सारे निवेशक उसमें बने रहे थे, जैसे आप भी बने हुए हैं, और उनके सब्र का बांध का टूट रहा है। और अगर उस नजरिए से देखें तो HDFC के इक्विटी फंड जो मेन स्ट्रीट, जो बड़े HDFC टॉप 200 और HDFC इक्विटी, उससे विचार करना चाहिए पैसा निकालने के लिए। और ये अपने
मिड कैप में कितना हो, लार्ज कैप में, मेरी हमेशा सलाह होती है कि अपने पोर्टफोलियो को सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टी कैप और अब जो एक नया कैटेगरी बन जाएगा फ्लेक्सी कैप, उनमें से फंड का चुनाव करें, अच्छे फंड का चुनाव करें। और अगर वो फंड 1-2 साल अच्छा नहीं करता है तो अपने पैसा जरूर निकालें, तुरंत कमजोर प्रदर्शन पे पैसा न निकालें। और HDFC के अधिकतर इक्विटी फंड अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगले कॉलर भी गाजियाबाद से ही है गौरव जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। ICICI मल्टी कैप और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में मेरा निवेश है, तो क्या अभी ये जो फ्लेक्सी होने वाले हैं या इन्हीं को फ्लेक्सी कर देंगे या मेरे को कुछ थोड़ा बहुत अपने आप फ्लेक्सी में चले जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मल्टी कैप में, वो मिड कैप और स्मॉल कैप को इंक्लूड करने के चक्कर में, या अपने आप ही नाम चेंज कर देंगे? सर आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये दोनों फंड काफी प्रोमिनेंट फंड है और कोटक ने तो अनाउंस भी कर दिया है और दूसरे फंड में भी ICICI में मुझे लगता है कि स्थिति वही होगी। ये भी कोई छोटा फंड नहीं है और मुझे उम्मीद है कि ये भी फ्लेक्सी कैप बन जाएगा। तो धीरेन्द्र जी, जो ये चेंज होगा इससे इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान नहीं होगा? निवेशकों को कोई नुकसान नहीं होगा, और क्योंकि ये एक सेबी ने एक कैटेगरी का प्रावधान किया था और मल्टी कैप पे एक पाबंदी लग गई थी कि कम से कम 25% पैसा उनका स्मॉल कैप में और 25% मिड कैप में होना चाहिए। वो बहुत सारे फंड्स को वैसा अपना स्वरूप बदलने में उन्हें बड़ा नुकसान होता। उससे बचने के लिए एक नया कैटेगरी बना दिया गया है जहाँ पे ये फंड अपने आप को बदल पाएंगे, जहाँ पे निवेशकों को कुछ नहीं करना होगा। Right. And joining us next is Nishant from Ranchi. Good evening and welcome to Market Mantra. सर समय कम है, बस ये पूछना था, मेरे पास वैल्यू डिस्कवरी फंड है SIP में, तो उसको चेंज करके अगर वैल्यू फंड में किसी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो पराग पारिक वाला फंड अच्छा रहेगा या मोतीलाल ओसवाल 35 सही रहेगा? मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही अग्रेसिव ग्रोथ फंड है और पराग पारिक एक तरह से वैल्यू, पूरी तरह का वैल्यू ओरिएंटेड फंड नहीं है जो कि ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी है या क्वांटम का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। आपने देखा होगा कि वैल्यू डिस्कवरी के प्रदर्शन में भी थोड़ा बदलाव आया है, ये इम्प्रूव किया है। तो देखिए कि अगर आपके पास वैल्यू फंड केवल एक ही है और ये आपके पूरे पोर्टफोलियो का 15-20% ज्यादा नहीं है, तो देखिए कि शायद ये उचित समय नहीं है अपने, क्योंकि अगर आपने पूरा इंतजार किया है और ये टर्न अराउंड का शायद से बहुत दूर ना हो। राइट। समय समाप्त हो रहा है तो हमें कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद आपका। और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद इतने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। And before we close, a quick look at the top stories. Foreign investors pump in a massive 35,000 crore rupees into the Indian capital markets in the first 2 weeks of November. And Labour Ministry notifies draft rules under the Code on Social Security, seeks suggestions in 45 days. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra.